अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा फरमा और हमारे 57 मुस्लिम ममालिक को थोड़ी सी गैरत अता फरमा, आमीन। इस वक्त सिर्फ दो ही मुल्क हैं जो थोड़ी बहुत आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा टर्की। तो आइए जानते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है फ़लस्तीन और इसराइल में, ये लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, ये यहूदी इस जगह पर कैसे आके बस गए, कहाँ से आके बसे। तो हम पीछे 100 साल की हिस्ट्री को मालूम करते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ चलें, प्लीज़ जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें। तो ये यहूदी एक ऐसी कौम थी कि इनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, और राइटली सो, क्योंकि इनके करतूत ही ऐसे होते थे और आज तक हैं। तो इस वजह से इनको बड़ी मार पड़ती थी। तो आखिरकार इन्होंने सोचा कि हमें अपना मुल्क बनाना ही पड़ेगा। तो एक सहाफ़ी था थ्यूडर हर्ज़ल, इसने 1896 में एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाई जिसका नाम दिया गया ज़ायनिज़्म। हालांकि ऐसी काफ़ी पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही थी 1870 से, मगर किसी को कोई ख़ास कामयाबी नहीं हो सकी थी। पहली दफ़ा 1881 में जूस माइग्रेशन हुई थी फ़लस्तीन की तरफ। अब कुछ लोगों के जहन में सवाल उठ सकता है कि आखिर ये जूस यहूदी फ़लस्तीन ही क्यों आए। वो इसलिए क्योंकि जेरूसलम जो है वो 3 जो मज़ाहिब हैं उनके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, बहुत होली जगह है ये। एक मुस्लिम्स ऑब्वियसली, दूसरे जूस और तीसरे क्रिश्चियंस। तो उन्होंने सोचा जब हमने अपने एक मुल्क बनाना ही है तो एक ऐसी जगह पे बनाया जाए जो कि हमारे लिए बहुत मुकद्दस भी है। तो उस वक्त ना ये गाज़ा स्ट्रिप थी, ना वेस्ट बैंक था और ना इसराइल था, और ये पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था। हालांकि ऑटोमन एम्पायर के अंदर मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, जूस सब सुकून से रहते थे, सबको अपने अपने हुकूक भी हासिल थे। मगर यहूदी तो फिर यहूदी है, इनको अपना मुल्क चाहिए था। तो अब जूस ने तहैया कर लिया था कि हमने अपना मुल्क बनाना ही है। तो इन्होंने ऑटोमन एम्पायर के जो उस वक्त सुल्तान थे अब्दुल हमीद, उनको बहुत रिश्वत देनी चाहिए, बहुत लालच दी, मगर वो किसी तौर पर भी नहीं माने। आखिरकार फिर इन्होंने साजिश की कि अगर ये नहीं मानते तो हमें ऑटोमन एम्पायर को ही गिराना पड़ेगा, और वो गिराई भी। तो इसी जद्दोजहद में आ जाता है 1915 यानी 1915। इसमें शुरू होती है पहली जंग अज़ीम, और इसमें ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब्स ये तीनों मिलके ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हैं। और आपको मालूम ही कि अंग्रेज़ कितना शातिर है। इसने अरब को लालच दी कि अगर तुम हमारी मदद करो ऑटोमन एम्पायर को गिराने में तो हम तुमको एक अरब रियासत देंगे। और अरब चाहती भी ये थे कि हमारी सीरिया से यमन तक एक अरब स्टेट बन जाए। और ब्रिटिश यहूदियों से भी वादा कर चुके थे, अगर हमें कामयाबी हुई तो हम तुम्हें एक अलग मुल्क बना के देंगे फ़लस्तीन के साथ। और तीसरी तरफ फ्रेंच से भी सीक्रेट डील कर ली। और जब वर्ल्ड वॉर 1 और ऑटोमन एम्पायर का खात्मा हुआ, ब्रिटिश और फ्रेंच ने मिडिल ईस्ट को आधा आधा बांट लिया और फ़लस्तीन आया ब्रिटिश राज के अंदर। और 1918 से 1948 तक फ़लस्तीन ब्रिटिश राज के अंदर रहा। और दूसरी तरफ अब आमद होती है जर्मनी में हिटलर की, और उसने तो फिर अंत मचाई और उसने चुन चुन कर यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। तो इसी भागम दौड़ में यहूदी ने भागना शुरू किया, और वो काफ़ी तादाद उनकी अमेरिका पहुंची और बहुत बड़ी तादाद उनकी फ़लस्तीन की तरफ पहुंची। तो अब फ़लस्तीन में जूस की काफ़ी तादाद हो जाती है। तो अब वो अपना एक अलग मुल्क का मुतालबा करना शुरू कर देते हैं, और इधर फ़लस्तीन भी अपने अलग मुल्क का मुतालबा करना शुरू कर देते हैं। तो अब अंग्रेज़ बड़ा ही तंग आ जाता है, बोलता है यार इनफ इज़ इनफ, भाई हम तो जा रहे हैं और तुम जूस तुम अपना मुल्क बना लो और फ़लस्तीन तुम अपना मुल्क बना लो, और हम जा रहे हैं। और वो चले भी गए, मगर ये जिम्मेदारी वो यूएन को ऊपर डाल के चले गए। तो फिर यूएन डिसाइड करता है कि 55% एरिया यहूदियों को दे दिया जाए और 45% एरिया फ़लस्तीनियों को दे दिया जाए, यानी अरब स्टेट्स बना दी जाए। और जेरूसलम जो कि इंतहाई हसास और इम्पॉर्टेंट एरिया है, तीनों मज़ाहिब के लिए इंतहाई मुक़द्दस जगह है, तो इसको इंटरनेशनल कंट्रोल में दे दिया जाए। तो यहूदी इस सारे प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और क्यों ना करते, उनको तो फ्री में मुल्क मिल रहा था। तो 1948 में यहूदी अपने मुल्क का ऐलान करते हैं और उसका नाम रखते हैं इसराइल। मगर आसपास के मुस्लिम स्टेट्स इस फैसले को कबूल करने से इनकार कर देते हैं, और इस वजह से वहाँ पर 1948 में ही जंग का आगाज़ हो जाता है, और इस जंग में इसराइल को फतह हासिल होती है। तो ये जंग 1949 में एंड होती है। अब जो यूएन के तहत जो मुसलमानों को जो स्टेट दी गई थी, जो जगह दी गई थी, अब वहाँ पर भी इसराइली कब्ज़ा कर लेते हैं, और 1 साल के बाद ही यहाँ पर फैलाने खिंच जाती हैं ज़मीन पर। यानी गाज़ा स्ट्रिप चले जाता है मिस्र में, और वेस्ट बैंक का एरिया चले जाता है जॉर्डन में। तो इन बेचारे 7 लाख फ़लस्तीनियों के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती। तो फिर ये 7 लाख फ़लस्तीनी मुख्तलिफ जो मुस्लिम स्टेट्स होती हैं इर्द गिर्द,
वहाँ पर वो पनाह लेने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इसी तरह काफ़ी अर्सा गुजर जाता है। फिर 1964 में जन्म होता है PLO का, यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, मगर US और इसराइल इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं। मगर बाद में जाके UN इनको रिकॉग्नाइज कर लेता है और ये फ़लस्तीन के रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। और अब आता है 1967। इस साल भी जंग छिड़ जाती है मुस्लिम्स और यहूदियों के दरमियान, और इस दफ़ा भी इसराइल को फतह हासिल होती है और वो काफ़ी एरिया पर कब्ज़ा कर लेते हैं, इंक्लूडिंग गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और बहुत बड़ा मिस्र का हिस्सा भी यहूदियों के कब्ज़े में आ जाता है। फिर 1967 से 1980 तक इसराइल गाज़ा स्ट्रिप पर भी काबिज़ रहता है और वेस्ट बैंक पर भी काबिज़ रहता है, और यहाँ पर वो बड़ी तेज़ी से आबादकारी जारी रखता है। इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ इसको इलीगल करार देती हैं। फिर बेचारे फ़लस्तीनी दोबारा से तगोदो में लग जाते हैं, जद्दोजहद करते हैं अपनी ज़मीन हासिल करने के लिए, अपना मुल्क हासिल करने के लिए। इसी असना में आ जाता है 1992। अब 1992 में इसराइल में एक वज़ीर आज़म आता है जिसका नाम रैबिन होता है। वो कहता है कि भाई अगर फ़लस्तीन को अपना मुल्क चाहिए तो हमें इनको अपना मुल्क दे देना चाहिए ताकि ये लड़ाई झगड़ा ही ख़त्म हो। तो 1993 में इसराइल और PLO के साथ एक मुआहदा होता है, और 1994 में फ़लस्तीन को कुछ गिनी चुनी आड़ी टेढ़ी ज़मीन मिल ही जाती है, तो जिसमें फ़लस्तीन के हिस्से में आता है गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के कुछ एरिया। तो बहरहाल ये मुआहदा हो जाता है और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर रैबिन और यासिर अराफात को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल जाता है। मगर अमन की फाख्ता कहाँ उड़ने वाली है इस एरिया में? वही हुआ जो होता है। 1995 में जूइश एक्सट्रीम राइट विंग वालों ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर देते हैं, क्योंकि वो कहते थे कि कैसे इस प्राइम मिनिस्टर ने फ़लस्तीन को ज़मीन दे दी, इस पर तो हमने पूरे एरिया पे कब्ज़ा करना था, ये पूरा फ़लस्तीन जो है वो बिलोंग्स टू इसराइल, इसलिए वो अपने ही प्राइम मिनिस्टर को ख़त्म कर देते हैं। तो फ़लस्तीन दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक गाज़ा स्ट्रिप और दूसरा वेस्ट बैंक। अब गाज़ा स्ट्रिप पर हमास का कब्ज़ा होता है और वेस्ट बैंक पर PLO का, क्योंकि पहले तो सिर्फ PLO ही थी। फिर 1987 में हमास का जन्म होता है और वो फिर इसराइल को बड़ा टफ टाइम देते हैं, और फिर वो आखिर में इलेक्शन भी लड़ते हैं। आई थिंक 2007 में इलेक्शन लड़ते हैं और वो PLO को हरा भी देते हैं, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत बन जाती है गाज़ा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक में हुकूमत रहती है PLO की। तो बस सारी लड़ाई यही है कि इसराइल चाहता है कि जेरूसलम पर और वेस्ट बैंक पर हमारा कब्ज़ा हो जाए और इस पूरे एरिया पर हमारी हुकूमत हो। और अभी ये जो लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसकी वजह ये थी कि एक ईस्ट जेरूसलम में एक जगह है शेख जर्रा, वहाँ पर जो फ़लस्तीनी आबाद हैं उनको नोटिस दिए गए कि आप अपने घर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि यहाँ हमने आबाद होना है। अब यहाँ पर कट्टर जो यहूदी थे उन्होंने रैलीज़ निकालना शुरू कर दी और नारे लगाना शुरू कर दिए थे, डेथ टू अरब्स। फिर 7 मई को फ़लस्तीनियों ने इस इविक्शन के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया, जिसमें पुलिस के साथ क्लैशेस भी हो गए, और फिर इसराइल को बहाना मिल गया और इसराइली फ़ौज ने 10 मई को मस्जिद अक्सा पर हमला कर दिया और फ़लस्तीन पर क़यामत ढा दी। तो ये थी तकरीबन 100 साल की हिस्ट्री। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों पर अपना खुसूसी रहम करम फरमाए और हम 57 जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें हिम्मत और ताकत अता फरमाए ताकि वो मुस्लिम उम्मा के लिए कुछ कर सकें। आमीन। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें। आपको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।